नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ASP आर्य स्टडी पॉइंट पर। हम 10th क्लास की SST के जो आपके हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है और इकोनॉमिक्स, इनकी क्विक रिवीजन कर रहे हैं। हिस्ट्री के हमने 5 लेसन की क्विक रिवीजन कर ली है, ज्योग्राफी के 3 लेसन कर लिए हैं और अब पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ रहे हैं जिसमें 1 लेसन की हमारी रिवीजन हो चुकी है। ये आपका दूसरा लेसन है संघवाद। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि ये वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। तो आइए पॉलिटिकल साइंस के लेसन नंबर 2 संघवाद की हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आपका लेसन नंबर 2 है संघवाद। संघवाद क्या होता है भाई? संघवाद का मतलब है कि जो हमारी सरकारें होती हैं, राज्य होते हैं देश के अंदर अलग अलग, तो उनकी अपनी सरकारें और एक केंद्र की अपनी अलग सरकार, और दोनों के बीच में शक्तियों का एक बंटवारा हो जिससे वो मिलजुल करके, एक तो जैसे राज्य हैं उनकी अपनी जो स्वायत्तता है वो भी खतरे में ना पड़े, और साथ ही साथ केंद्र की एक सरकार हो जो विदेश के मामले हैं या जो पूरे देश के महत्व के विषय हैं उनके ऊपर निर्णय ले सके। तो आइए परिचय देखते हैं कि होता क्या संवाद। सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। ऊर्ध्वाधर कहते हैं ऊपर से नीचे, ऐसे इस टाइप से, जो नीचे से ऊपर कहीं या ऊपर से नीचे, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, या फिर इसको हम अंग्रेजी में वर्टिकल भी बोल देते हैं, वर्टिकल। और एक होता है आपका हिंदी में वर्ड क्षैतिज, जिसको ऐसे भाई समानांतर एक दूसरे के बराबर पैरेलल में, तो इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ जो बंटवारा होता है संघवाद के अंदर, वो सत्ता का ऊर्ध्वाधर होता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ, बराबर नहीं है इसमें भाई। इसमें केंद्र सरकार होगी, नीचे उसके राज्यों की सरकारें हैं, राज्यों की सरकारें जो आपस में, वो उनके अंदर हॉरिजॉन्टल होती हैं चीज़ें, वो सब समानांतर हैं, उनके सबके समान अधिकार है। लेकिन यहाँ जो होता है ये वर्टिकल होता है, ऊपर से नीचे, कि एक राष्ट्र की सरकार, केंद्र की सरकार, एक आपकी राज्यों की अलग अलग सरकारें। तो ये ऊर्ध्वाधर बंटवारा है, यानी ऊपर से नीचे का संघवाद इसको बोलते हैं। संघवाद से अलग अलग इलाकों का साथ रहना संभव होता है। तो भाई संघवाद से क्या स्थिति हो जाती है, जैसे अब भारत की बात करें हम, जिसके अंदर हमारे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। तो इन 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो इलाके, सबकी अपनी अपनी संस्कृतियाँ अलग अलग हैं, अपनी अपनी भाषाएँ हैं, अपनी अपनी क्षेत्रीय भौगोलिकताएँ हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्थिति है। कोई आपका संसाधन संपन्न राज्य है तो कोई कृषि संपन्न राज्य है। तो ऐसे में ये एक साथ रहना इनका संभव नहीं है अगर किसी को कम या ज़्यादा ताकत दे दें हम। तो इसलिए हम करते हैं इसमें संघवाद के रूप में, हमने अपने देश को बनाया कि भारत एक राज्यों का संघ है, सभी राज्य मिलकर के एक राष्ट्र बनाते हैं जिसका नाम है भारत, और उसकी एक केंद्रीय सरकार होगी और राज्यों की अपनी अपनी सरकारें होंगी, राज्यों के अपनी अपनी विधानसभाएं होंगी, वहाँ शासन करने के लिए मुख्यमंत्री होंगे, मंत्री होंगे। तो इस प्रकार सारे के सारे इलाके एक भारत के ध्वज के तले रहते हैं, और राज्य है जो अपने आप में भी स्वायत्त हैं, और वो अपने यहाँ के जो स्थानीय जो भी विषय हैं, मुद्दे हैं, जो हमने आपने पिछले वर्ष भी पढ़ा होगा कि जो कानून बनाने की शक्ति है वो 3 विषयों में बांटी गई है। एक आपकी होती है केंद्र की सूची, एक राज्यों की सूची, एक समवर्ती सूची। तो इन तीनों के ऊपर केंद्र वाले में केंद्र बनाता, राज्यों के में राज्य अपनी अपनी अलग अलग अपने विषयों पे कानून बना लेते हैं। तो ऐसे ही भारत के जो अलग अलग इलाके हैं वो एक साथ रह रहे हैं, क्योंकि हमने संघवाद का मॉडल अपनाया हुआ है कि भारत एक राज्यों का संघ है, हमारी एक केंद्रीय सरकार होगी और नीचे राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग सरकारें होंगी और उनकी अपनी अलग स्वायत्तता होगी। भारत का जो संविधान है वो संघीय ढांचे पर ही आधारित है। तो ये बात हो ही गई कि हमने जो संविधान बनाया उसके अंदर भी इस चीज़ का प्रावधान किया हुआ है। तो ये था संघवाद का परिचय। अब संघवाद में होता क्या है संघवाद, उसको देखते हैं कि संघीय शासन में सर्वोच्च सत्ता किसकी है? केंद्र की, और राज्यों के बीच में बंट जाती है। तो सबसे ऊपर तो सत्ता आ गई केंद्र की, और राज्यों के बीच में जो सत्ता है वो बंट जाती है और सबको बराबर मिलते हैं, यानी कि सबका जो स्टेटस है वो एक देश के अंदर होने से सबका ही बराबर होता है। तो 2 प्रकार की सरकारें होती है संघीय व्यवस्था में। एक आपकी केंद्र सरकार जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं उनके ऊपर निर्णय लेती है, कि जैसे भाई आपके 2 राज्य हैं, उनके बीच में कोई नदी बह रही है, ठीक है, इधर एक राज्य आपका ए, इधर आपका एक राज्य बी है, और इनके बिल्कुल बाउंड्री से नदी बह रही, तो भाई कौन कितना पानी लेगा इसका निर्णय कौन करता है? केंद्र करता है। तो इनकी जनसंख्या के हिसाब से, इनकी भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से,
और इनकी जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं उन सारी चीज़ों के हिसाब से केंद्र इस बारे में निर्णय लेगा कि किसको कितना जल मिलेगा, किसको यहाँ से रेत खनन का कहाँ कहाँ कितना अधिकार मिलेगा। इस प्रकार की चीज़ों का निपटारा राष्ट्र या केंद्र सरकार जो हमारी वो कर देती है। राज्य सरकारें ये दैनिक शासन के विषय हैं, जो डेली आपका राजनीतिक मुद्दे होते हैं, वो स्थानीय मुद्दे होते हैं, उनका निर्णय कौन करती हैं? राज्य सरकारें करती हैं। तो दैनिक जो शासन लागू करता है वो राज्य की सरकार करती है किसी एक राज्य में। संघीय प्रणाली ये एकात्मक प्रणाली के विपरीत है। एकात्मक मतलब वही जहाँ देश में केवल एक ही सरकार होती है। सरकार कितनी किसी देश में? एक, तो उसको बोलते हैं एकात्मक प्रणाली। जैसे कि आपके इंग्लैंड के अंदर एकात्मक प्रणाली ही है, वहाँ संघीय नहीं है। दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होती हैं और जनता को जवाब दे, तो दोनों ही स्वतंत्र हैं। केंद्र की सरकार अपनी अलग स्वतंत्रता है, राज्य की सरकार की अपनी अलग स्वतंत्रता है, और दोनों ही जनता को जवाब दें, क्योंकि वहाँ पे भी जो केंद्र की सरकार में चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको भी डायरेक्ट जनता ने चुना है, और राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी जनता ने चुना है, तो इसलिए दोनों ही जनता के प्रति जवाबदेह हैं। तो ये होती है संघीय व्यवस्था। अब इस संघीय व्यवस्था की विशेषताएं देख लेते हैं। संघीय व्यवस्था की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या क्या हैं? तो सरकार दो या अधिक स्तरों वाली, तो हमने देख ही लिया भाई कम से कम दो फिर या उससे ज़्यादा स्तरों वाली हो सकती है। जैसे एक आपकी केंद्र की सरकार, दूसरी आपकी कहाँ की होगी? राज्य की होगी, और तीसरी भाई आपकी स्थानीय लेवल की भी हो सकती है। जैसे कि आपके गांव में ग्राम पंचायत चुनी जाती है, शहरों में नगर पालिका है या नगर परिषद है या नगर निगम, इस प्रकार के जो चुने जाते हैं। और स्थानीय आपके जैसे ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, तो इस प्रकार की सरकारों को हम स्थानीय सरकार बोलते हैं। तो 3 स्तर वाली भी हो सकती है, और भारत ने इस 3 स्तर वाली व्यवस्था को अपनाया है, 2 वाली को हमने नहीं अपनाया। सभी स्तर एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हैं। नागरिक वही हैं पर उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तो नागरिक तो वही है भाई, अब केंद्र सरकार है वो भी भारत के उन्हीं नागरिकों पर शासन कर रही है, राज्य सरकार है वो तब भी वही नागरिक हैं, और स्थानीय है तो तब भी वही उस स्थान विशेष के हो जाते हैं, लेकिन उनका दायरा छोटा होता चला जाता है। अधिकार क्षेत्र की बात आ जाती है। केंद्र की सरकार पूरे देश की है, राज्य की केवल एक राज्य में रहने वाले लोगों पे, और स्थानीय जो एक जैसे पंचायत है तो वो अपने ही गांव का शासन संभालेगी। तो इस प्रकार से ये अधिकार क्षेत्र की बात आती है इसमें। संविधान आपका सभी स्तरों के अधिकार सुरक्षित करता है। तो जिस स्तर पर भी जो सरकार है उसको क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या उसके कर्तव्य है, वो हमें कौन बताता है? संविधान। मौलिक प्रावधान सिर्फ दोनों स्तरों की सहमति से बदल सकते हैं। जो आपके कुछ मौलिक प्रावधान किए गए हैं, या जिनको हम मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं, या कुछ अन्य जो मुख्य हैं, आधार हैं हमारे संविधान का, तो उनको बदलने के लिए दोनों स्तरों की सहमति, यानी राज्य और केंद्र दोनों सरकारें जब बहुमत से कोई बिल पास करती हैं तभी हम उनको बदल सकते हैं, अन्यथा वो बदले नहीं जा सकते। अदालतें जो हैं वो विवाद सुलझाती हैं। आपकी जिला स्तर की होती हैं, राज्य स्तर की है, केंद्र की है। जैसे जिला स्तर की जिला अदालतें, राज्य की होगी भाई हाई कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, उच्च न्यायालय, और हमारा एक केंद्रीय न्यायालय होता है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। तो ये हमारे झगड़ों को सुलझाते हैं। वित्तीय स्वायत्तता के लिए अलग अलग राजस्व स्रोत होता है। तो भाई वित्तीय स्वायत्तता यानी आर्थिक मामलों में उसको कुछ इनकम भी हो, तो केंद्र सरकार के अपने अलग स्रोत हैं, अलग टैक्स होते हैं, राज्य सरकारों के अपने अलग टैक्स होते हैं, और इवन आपके जो केंद्र स्थानीय सरकारें हैं यानी पंचायत वगैरह, पंचायत समितियां हैं, इनके अपने अलग टैक्स होते हैं। उद्देश्य क्या है इन सारी व्यवस्थाओं को करने का या संघीय व्यवस्था का? इससे देश की एकता और क्षेत्रीय विविधता का सम्मान होता है, क्योंकि किसी एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की क्या संस्कृति, क्या धर्म, क्या उनकी भाषा है, क्या उनके रीति रिवाज है, इसका पता वहाँ के लोकल लोगों को ही पता होगा। तो वो अपनी अलग से सरकार बनाते हैं ताकि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा भूषा, इन सब की सुरक्षा और संवर्धन वो कर सकें, संरक्षण कर सकें। इसके बाद बात करते हैं संघीय व्यवस्था के गठन के 2 तरीके। तो क्रम में एक तो संघवाद का परिचय जाना, उसके बाद हमने देखा कि संघवाद किस तरह से काम करता है, और तीसरा हमने देखा इसकी विशेषताएं क्या हैं। अब बात करते हैं संघीय व्यवस्था के गठन के तरीके क्या है। तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो स्वतंत्र देशों का मिलकर के संघ बनता है, अलग अलग देश हैं और वो देश एक देश में मिल गए और एक संघ बना लिया, या फिर एक कोई बड़ा देश हो सकता है उसके भीतर राज्यों का अपना गठन हो सकता है। स्वतंत्र देश मिलकर एक देश बनाए तो ऐसे तो जैसे अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है,
तो यहाँ पे प्रांत मजबूत होते हैं। तो ये एक तरह से जो ये देश बने हैं, कई देशों ने मिलकर बनाया, वो अपने आप में आप प्रांत बने हुए हैं और वो प्रांत काफ़ी मजबूत होते हैं। केंद्र की सरकार कमज़ोर है, उनकी अपनी अपनी सरकारें ज़्यादा ताकतवर होती है। और एक हो सकता है कि एक बड़े देश के भीतर राज्यों का गठन हो, जैसे भारत में है, बेल्जियम में और स्पेन में। तो यहाँ क्या केंद्र मजबूत होता है, केंद्र की सरकार महत्वपूर्ण निर्णय कौन ले सकती है, केंद्र की ही सरकार लेती है। और कुछ राज्यों को विशेष अधिकार इनमें मिलते हैं। फिर राज्यों को है कुछ विशेष अधिकार हम दे देते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष अधिकार मिले हुए थे। आपके जो 7 सिस्टर्स प्रदेश हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, उधर आपका जो है धारा 371 है, उसके तहत उनको कुछ विशेष दर्जा संविधान ने दिया हुआ है। तो इस प्रकार के कुछ विशेष अधिकार राज्यों को मिल जाते हैं, लेकिन इसमें मेनली केंद्र मजबूत होता है, देश मजबूत होता है। तो ये संघीय व्यवस्था के गठन के तरीके। अब बात कर देते हैं भारत के अंदर जो संघीय व्यवस्था है वो कैसी है। तो एक बात तो ये है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। तो भारत में एक देश के अंदर, बड़े देश के अंदर कई राज्य हैं। अमेरिका जैसे कई देशों का समूह, ऑस्ट्रेलिया कई देशों से मिलकर बना, ऐसे हम नहीं है। हम जो है हमारा जो भारत है वो कई राज्यों का एक संघ है, उसके अंदर राज्य हैं कई सारे। तो आज़ादी के बाद भारत संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। तो हमारा देश क्या है, राज्यों का संघ है। तो आपसे पूछा जा सकता है, एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन कि भारत क्या है। भारत क्या है, राज्यों का एक संघ। मूल रूप से दो स्तर हैं हमारे यहाँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो दो तो हमारे ये हो गए। इसके बाद हमारे यहाँ तीसरा स्तर भी है, स्थानीय शासन। गांधी जी का सपना था कि भाई हर आम आदमी तक शासन की, सत्ता की जो शक्ति है उसका लाभ एक अंतिम खड़े व्यक्ति को भी मिले। पंक्ति में जो सबसे लास्ट खड़ा है वहाँ तक भी शासन के जो लाभ हैं, सत्ता की जो शक्ति है उसको, उसमें हिस्सेदारी मिले। तो इसलिए हमने एक तीसरा लेवल बनाया स्थानीय शासन के नाम से, जिसमें पंचायतें और नगर पालिकाएँ आती हैं, इनके चुनाव होते हैं। यानी एक गांव लेवल का व्यक्ति भी अपने लोगों का हित कर सकता है, वो पंचायत का सरपंच बन सकता है, मेंबर बन सकता है, और अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक सत्ता के अंदर उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सकती है और उसको लाभ मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं विधायी शक्तियों का बंटवारा। तो भाई भारत में जो संघीय व्यवस्था वो 3 स्तर वाली है, केंद्र और राज्य, तीसरा स्थानीय। लेकिन विधायी शक्तियां जो है वो 2 में बंटी है, एक आपका केंद्र और दूसरा आपका राज्य, क्योंकि मुख्य रूप से यही 2 सरकारें हैं। एक हमारा केंद्र हो गया जहाँ हमारा प्रधानमंत्री बनता है, और दूसरा आपका राज्य हो गया जहाँ पे कौन चुना जाता है, मुख्यमंत्री चुना जाता है। तो कैसे बंटा संघ सूची। तो एक तो हमारी भाई संविधान के अंदर संघ सूची है कि जिसके अंदर अगर कानून बनाने तो कौन बनाएगा इसके ऊपर, या इस विषय के ऊपर किसकी पकड़ होगी या किसके निर्णय माने जाएंगे, तो उसको बोलते हैं संघ सूची। तो इस संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, जिसमें रक्षा है, दूसरे देशों से विदेशी मामले हैं, दूसरे देशों के साथ आपसी संबंध, और मुद्रा यानी कि करेंसी, पैसा। तो पैसा कौन छापती है, हमारी केंद्र सरकार ही छापती है और उसके ही अधीन आता है सारा हमारा जो पैसा आदि। यानी इसके अलावा और बहुत सारे विषय जैसे रेलवे है, हवाई जहाज वाला मामला है, तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें वो इसके अंदर आती हैं। राज्य सूची की बात करें तो इसमें स्थानीय विषय आ जाते हैं किसी एक राज्य के, जैसे वहाँ की जो पुलिस होती है उस राज्य की ही अपनी, उसके संबंध में कोई नियम बनाने कुछ करना तो वो राज्य सरकार करेगी। कृषि के ऊपर कानून बनाने तो राज्य बनाएगी अपने यहाँ की कृषि की व्यवस्था, उसको कैसे चाहिए, किसानों को उसको कितना सब्सिडी देनी है, कुछ देना भाई, तो कृषि के अंदर सुधार करना वो अपना सारा कौन देखेगा, राज्य सरकार। सिंचाई की बात आ जाती है कि नहरें बनानी हैं, भी पानी पहुंचाना खेतों में, तो वो सारे के सारे विषय किसके हैं, राज्य सरकार के। इसके अलावा बहुत सारे विषय हो सकते हैं। समवर्ती सूची, ये वो सूची है जिसमें विषय साझे होते हैं, यानी केंद्र सरकार भी फैसला लेती है इनके विषय में और राज्य सरकारें भी। जैसे शिक्षा है भाई, स्कूल केंद्र सरकार के भी होते हैं, राज्य सरकारों के भी होते हैं। विवाह के संबंध में कानून बनाने का एक राज्य अपना अलग कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी विवाह के संबंध में कानून बना सकती है। वन वगैरह भाई राज्य अपनी तरफ से भी किसी वन को आरक्षित या संरक्षित घोषित कर सकता है और केंद्र भी कर सकता है, राज्य दोनों ही मिलके। तो इन विषयों पे दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन टकराव होने पर केंद्र का कानून मान्य होगा, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत का जो केंद्र क्या है वो मजबूत है। अगर भाई किसी बात में टकराव हुआ, शिक्षा के मामले में है, विवाह के, वन के, या और जो भी विषय हैं समवर्ती सूची के,
उन पे अगर आपसी मतभेद होता है तो केंद्र जो कानून बनाएगा वो मान्य होगा। बाकी विषय, जो विषय उस टाइम पे हमारे दिमाग में नहीं थे, नए नए विषय देश के अंदर बन रहे हैं, तो वो सारे विषय किसके पास हैं? केंद्र के पास। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जैसे आपका साइबर क्राइम है, वो आजकल प्रचलन में हुआ साइबर अपराध होते हैं, ऑनलाइन ठगी, ये केंद्र का विषय है। इस पर केंद्र कानून बना सकता है क्योंकि उस टाइम पे नहीं था। तो इस प्रकार के जो नए नए विषय हैं वो सारे केंद्र के पास होंगे, जो भी नया निकल के आएगा। जैसे एआई है, एआई से वह रोबोट बनते हैं, कुछ बनता है, तो वो सारा केंद्र का मामला है। तो ये होगी भारत की संघीय व्यवस्था और उसमें विधायी शक्तियों का बंटवारा। अब बात कर लेते हैं कि विशेष दर्जा क्या है। तो हमने कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दे रखा है, और वो विशेष दर्जा किसके तहत है? हमारे संविधान के आर्टिकल 371 के तहत असम, नागालैंड, मिजोरम आदि ये कुछ राज्य हैं जो पूर्वोत्तर के, इनको हमने विशेष दर्जा दिया हुआ है इनकी संस्कृति आदि की रक्षा के लिए। तो ये कुछ कानून अपने संबंध में विशेष बना सकते हैं। जैसे कुछ दिन पहले तक 370 जो था वो जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था विशेष दर्जा। तो इस प्रकार से हमने कुछ राज्यों को विशेष दर्जे दे रखे हैं। छोटे क्षेत्र, कुछ एक छोटे क्षेत्र हैं जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, उनका डायरेक्ट जो शासन है वो केंद्र करता है, जिनको हम यूटी, यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, आपका दादरा नगर हवेली और वही पांडिचेरी। तो इस प्रकार के हमारे, और अभी वर्तमान में जम्मू और लद्दाख, तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। संशोधन प्रक्रिया, भाई ये तो बात होगी कि विशेष दर्जा है, विधायी शक्तियाँ किसको क्या मिला हुआ। अब बात करते हैं अगर इनके अंदर हमें बदलाव करना है, संशोधन करना है, तो कैसे करेंगे? तो अधिकारों के बंटवारे में बदलाव क्या है? आसान नहीं है। पहले तो संसद में इसको 2/3 से पास करना पड़ेगा। संसद का मतलब आपकी लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला के कोई कानून है, उसको 2/3 यानी लगभग 67% वोट से जब वो पास होगा, उसके बाद आधे राज्यों की सहमति, जब आधे से ज़्यादा राज्य सहमति दे देंगे कि हाँ इस कानून में बदलाव होना चाहिए, जैसे भारत के 28 राज्य हैं और उनके अंदर विधानसभाएं हैं, तो उन 28 में से कम अगर 15 सहमति देते हैं तो तब जाके क्या होगा, उस कानून में बदलाव किया जा सकता है, और ये इतना आसान नहीं है। न्यायपालिका और वित्त, तो न्यायपालिका और वित्त क्या है? न्यायपालिका कहीं तो जजमेंट वाला जो मामला या कोर्ट का जो मामला वो गया भाई। वित्त का मतलब धन संबंधी मामला, ये किसके पास है? तो विवाद हल करने का काम किसका? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का। तो राज्य के अंदर उच्च न्यायालय, और जब दो राज्यों का आपस में झगड़ा हो तब सर्वोच्च न्यायालय केंद्र का या राज्यों का, तब भी सर्वोच्च न्यायालय। केंद्र और राज्यों के पास अपने कर लगाने और राजस्व जुटाने के अधिकार है। तो कुछ विषय जो केंद्र के, उन पे केंद्र कर लगा सकता है, जो राज्य के, उन पे राज्य कर लगा सकता है और अपनी आय बना सकते हैं यहाँ से। तो ये हो गया वित्त का मामला। अब बात करते हैं भाई संघवाद को मजबूत करने वाले कारक कौन कौन से हैं। संघवाद किन चीज़ों से मजबूत होता है? एक तो भाषाई राज्य है, तो हमारे यहाँ पे भाषा के आधार पे राज्यों का अलग अलग गठन हुआ है, इससे देश की जो एकता है वो और ज़्यादा मजबूत हुई है। 1950 के दशक में भाषावार राज्यों का अलग से गठन हुआ, इससे उनके बीच के आपसी टकराव कम हुए, वहाँ के लोगों के, और देश के अंदर एकता में मजबूती आई हुई। उद्देश्य क्या है इसके? प्रशासनिक सुविधा से भी, एक तो कि अब कोई मान के चलो, अब हरियाणा के अंदर हम हिंदी प्रयोग करते हैं, पंजाब वाले पंजाबी प्रयोग करते हैं, भाई हमें पंजाबी नहीं पढ़नी आती, हमें नहीं बोलनी आती, लेकिन पंजाब वालों को पंजाबी में सहूलियत है, तो उनको प्रशासनिक सुविधा हो गई उस चीज़ की। और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान, इसके अलावा अपनी अपनी सबकी संस्कृति है तो उसको भी बनाए रखा जा सकता है। तो इस आधार पे, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ, और इसके क्या परिणाम निकले? देश और ज़्यादा मजबूत और एकीकृत हुआ। भाई भाषा नीति की बात करें, हमारी भाषा नीति क्या है? तो हमारी भाषा नीति ये है कि हमने हिंदी को राजभाषा तो घोषित कर रखा है, लेकिन वो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। यानी सभी राज्यों के ऊपर ये दायित्व थोपी नहीं गई है कि उनको बोलनी है। सभी राज्यों की अपनी अपनी राज्य भाषाएं हैं, और वो अपनी राज्य भाषा को बढ़ावा दे सकते हैं और इसी में अपने राज्य का शासन प्रशासन चला सकते हैं। हिंदी जो है हमारी राजभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। अन्य 21 भाषाओं को भी अनुसूचित भाषा का दर्जा, तो संविधान की जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसके अंदर हमने कितनी भाषाएं रखी हुई हैं? 22 भाषाएं, जिनमें से एक हिंदी और 21 जो अन्य राज्यों की भाषाएं हैं। अंग्रेजी का प्रयोग भी हमारे यहाँ जारी है, विशेषकर गैर हिंदी राज्यों के दबाव से, क्योंकि गैर हिंदी राज्यों का मानना था कि आप हिंदी को बढ़ावा देके हमारी भाषा को ख़त्म करना चाहते हो, तो इसलिए हमने अंग्रेजी को भी रख लिया और उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला हिंदी के लिए।
लचीली नीति से हम क्या बचे, श्रीलंका जैसी स्थिति से हमारा बचाव हो गया। जैसे श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था, तो हमारे यहाँ गृह युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि हमने लचीली नीति अपनाई कि राज्यों को भी अपनी अपनी भाषाओं का प्रचार और प्रसार करने की और उसमें अपना कामकाज करने की हमने छूट दे रखी है। हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों के संबंध कैसे हैं, तो शुरुआत में केंद्र मजबूत था और राज्य कमज़ोर थे भाई। केंद्र की स्थिति ज़्यादा मजबूत थी, क्योंकि एक ही दल की सरकार यहाँ बन रही थी हमारे यहाँ, कांग्रेस की, और जो राज्यों के दल थे उनकी कोई इतनी पावर नहीं थी। लेकिन बाद में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी अलग अलग सरकारें हुई, जिससे गठबंधन की सरकारों का माहौल स्टार्ट हुआ कि जो केंद्र में सरकार बनती है उसके अंदर राज्यों के भी जो राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, उनके भी सांसद चुन के आते हैं, जिससे राज्यों की भी स्थिति कुछ ना कुछ हद तक अब मजबूत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राज्यों की स्वायत्तता मजबूत हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार फैसलों में राज्यों के महत्व को मानना है कि राज्यों का भी अपना महत्व है और केंद्र को ज़्यादा अड़ियल रुख नहीं अपनाना चाहिए इनके ऊपर। तो इससे भी राज्यों की स्वायत्तता जो है जो और ज़्यादा मजबूत हुई है। अब बात करते हैं भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण कहते हैं भाई सत्ता को आपस में बांट लेना, एक ही जगह उसको केंद्रीकृत करके न रखना, बल्कि अलग अलग स्तर पे उसको बांट देना। तो भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर पर्याप्त नहीं थे सत्ता के, राज्य और केंद्र, इसलिए हमने तीसरा स्तर चुना जिसका नाम क्या नाम है, स्थानीय शासन। और 1992 के संशोधन के बाद ये और ज़्यादा मजबूत हुआ। वैसे तो पहली ग्राम पंचायत 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले के अंदर भाई पहली ग्राम पंचायत बनी थी, पंचायती चुनाव हुए थे नागौर में। नागौर जिले के अंदर एक गांव है, वहाँ पे हुआ था। राजस्थान का ये जिला आपका राजस्थान। लेकिन जो उस समय पंचायतें बनती थी उनको इतने अधिकार और वो संवैधानिक रूप से सशक्त नहीं थी। लेकिन 1992 में हमने संविधान के अंदर संशोधन करके उनको काफ़ी सशक्त बनाया है। और ये संशोधन क्या, इसके बारे में भी हम बाद की कक्षाओं में चर्चा करेंगे। पंचायत व्यवस्था, तो गांव के अंदर हमने क्या की, पंचायत की व्यवस्था। तो गांव में क्या चुना जाता है, ग्राम पंचायत, और उसके अलग अलग वार्ड होते हैं, उनसे क्या चुनते हैं हम, सरपंच, और एक चुनते हैं प्रधान या फिर सरपंच जो पूरे गांव का होता है। ग्राम सभा क्या आती है, सभी वयस्क सदस्य यानी 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला है, पुरुष है, लड़का लड़की, कोई भी 18 से जिसकी आयु ऊपर होगी है, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है, चाहे उसने वोट डाला हो या ना डाला हो। लेकिन एक होती है ग्राम पंचायत, उसमें जो चुने हुए मेंबर होते हैं यानी सरपंच और पंच, उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। और जो सभी लोग आगे वोटर भी और चुने हुए भी, वो सारे के सारे क्या है, ग्राम सभा। इसके अलावा एक हम बनाते हैं पंचायत समिति। तो कई गांवों की जो समूह होता है उसको हम पंचायत समिति या फिर ब्लॉक समिति हमारे यहाँ बोला जाता है हरियाणा में। तो उसको के चुनाव होते हैं अलग लेवल पे। एक होती है आपकी जिला परिषद, जिसमें पार्षद चुनते हैं, जिले की सबसे बड़ी इकाई है। फिर इनका एक प्रधान चुना जाता है। देखो सरपंच हम चुनते हैं डायरेक्ट, कैसे चुनते हैं, डायरेक्ट। लेकिन जो पंचायत समिति के मेंबर चुनते हैं और वो सब मिलके किसी एक को अपने में से क्या बनाते हैं, उसका प्रधान बनाते हैं पंचायत समिति का। ठीक ऐसे ही जिला परिषद में होता है कि हम जिला परिषद के पार्षद यानी मेंबर चुनते हैं और फिर वो सभी मिलके किसी एक को क्या करते हैं, आपका जिला का चेयरमैन बनाते हैं, चेयरमैन जिला परिषद का। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। शहरी क्षेत्र की भी अपनी अलग से हमने क्या बना रखी हैं, समितियां बना रखी हैं चुनावों की। जैसे नगर पालिकाएँ, छोटे शहर हैं नगर पालिका बनेगी, बड़ा शहर है नगर निगम बन जाएगा भाई। और इनका जो राजनीतिक प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं, मेयर या फिर महापौर। नगर निगम के अंदर बोलते हैं महापौर। और एक इनके बीच का होता है नगर निगम और नगर पालिका के बीच का नगर परिषद। क्या होता है, नगर परिषद। तो ये 3 स्तरीय व्यवस्था यहाँ पे होती है। बात करते हैं भाई 1992 में एक संविधान संशोधन हुआ था भाई, जिसके तहत हमने जो ये पंचायती चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, इनको हमने क्या किया था, नगर पालिका कहो या फिर पंचायत के जो चुनाव हैं, इनको हमने संवैधानिक आधार पे और ज़्यादा अधिकार देके इसको सशक्त बनाया, मजबूत बनाया। और ये जो संशोधन था ये 1 अप्रैल 1994 से लागू हो गया था। उसके बाद सशक्त पंचायतें चुनी जाने लगी, जिनको बहुत सारे अधिकार होते हैं और वो अपने गांव को एक मॉडल गांव तक बना सकते हैं। तो इसमें क्या किया हमने संविधान संशोधन में, एक तो पंचायत और नगर पालिका का चुनाव नियमित किया। उससे पहले कभी हो गया कभी नहीं, ऐसे था।
तो ये नियमित कर दिया। अगर सरपंच नहीं रहा तो उस कारण से फिर 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा चुनाव करवाना होता है। अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति के लिए हमने आरक्षण दिया, ये इससे पहले नहीं था, किसी को भी गांव का प्रधान बना देते थे। लेकिन इस संशोधन के बाद हमने रिजर्व सीटें कर दी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए। 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। राज्य चुनाव आयोग का गठन हुआ जो पंचायतों का और नगर पालिकाओं का चुनाव करवाता है। राज्य सरकारें अपने राजस्व का हिस्सा स्थानीय निकायों को देती हैं, तो अपने राजस्व में से यानी जो उनको आय प्राप्त होती है उसमें से कुछ हिस्सा वो स्थानीय निकाय यानी कि जो स्थानीय स्तर की सरकार होती है उनको भी देती हैं। इनसे इनको भी ये कुछ ना कुछ आमदनी देती है, यानी बजट वगैरह देती हैं। तो ये था 1992 का संविधान संशोधन। अब बात करते हैं इससे का महत्व क्या है भाई। ये जो हमने संविधान संशोधन किया और हम पंचायती राज चुनाव लेके आए, तो इसका महत्व क्या है। तो इससे एक तो लोकतंत्र की जड़ मजबूत हुई, यानी कि गांव स्तर का व्यक्ति भी अपनी राजनीति के अंदर हिस्सेदारी कर सकता है, सत्ता के अंदर अपनी हिस्सेदारी कर सकता है। जो महिलाएं और वंचित वर्ग थे जो उनकी भागीदारी बढ़ी, भाई वो भी अपन सरपंच चुने जा सकते हैं, जिससे इनका महत्व बढ़ा। अभी भी कुछ समस्याएं हैं, अधिकार और संशोधनों की अभी भी कुछ कमी और ग्राम सभाएं नियमित नहीं हैं। एक तो कुछ एक अधिकार और संशोधन किए संसाधन, इनकी कुछ ना कुछ कमी है। तो उन समस्याओं को धीरे धीरे जो पंचायत और अब पढ़ी लिखी पंचायत बनने लगी हैं भाई आपके, तो उससे सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ हद तक ज़रूरत है सुधार की, तो शायद भविष्य में और हो। इसके अलावा ग्राम सभाएं जो नियमित रूप से होनी चाहिए पंचायत की, अपनी एक ग्राम सभा जिसमें गांव का हर व्यक्ति उसमें जाए और वो अपना सुझाव रखे, अपनी समस्याएं रखे, तो इस प्रकार की सभाएं नहीं होती हैं, तो ये होनी चाहिए। तो ये भी एक कमी है। तो ये था भाई आपका ग्राम पंचायत का महत्व। अब बात कर लेते हैं इस सारे का निचोड़ निष्कर्ष क्या निकलता है। एक तो संघवाद भारत की एकता को बनाए रखते हुए विविधता का सम्मान करता है। तो हमने जो संघवाद की नीति अपनाई है, इससे भारत के अंदर एकता बढ़ी है और जो राज्यों की अपनी अपनी विविधता है, अपनी अपनी विशेषताएं हैं, तो उनका है जो सम्मान होता है। भाषावार राज्यों, भाषा नीति और गठबंधन राजनीति ने इसको और ज़्यादा मजबूत बनाया, जिससे राज्यों की स्वायत्ता जो है वो पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। स्थानीय सरकारों ने लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर पहुंचाया, यानी वही एक गांव देहात के व्यक्ति तक अगर लोकतंत्र पहुंचाने की बात करें तो किसने पहुंचाई है, स्थानीय सरकारों ने। स्थानीय सरकार में जिसमें आपका ग्राम पंचायत है या फिर आपकी शहर के अंदर नगर पालिका है। तो इस प्रकार की जो हमारी ये पंचायती राज चुनाव हमने जो स्टार्ट किए हैं, इसका परिणाम है कि एक अंतिम व्यक्ति जो किसी गांव में बैठा उस तक भी स्थानीय लेवल पर जो सत्ता है उसकी ताकत उसके पास है। तो ये इस लेसन का भाई यहाँ रिवीजन आपका समाप्त होता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, सभी को नमस्ते।